वेलकम बैक एवरीवन। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में इंग्लिश जोन चैनल पे आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। एमपीटेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मेंस एग्जामिनेशन यूनिट 16 से रिलेटेड हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के साथ साथ एमसीक्यूज का भी डिस्कशन आज की इस क्लास में करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो चलिए आप सभी प्रिपेयर हो जाइए आज के सेशन के लिए। और इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि चैनल पे आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पे आपको इस एमपीटेट ग्रेड 1 एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप सभी उसको लिंक को चेक कर लीजिएगा, उसको वीडियो को वॉच आउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उसी प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड हैं, तो प्लीज डू वॉच प्लेलिस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो विक्टोरियन एरा से इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, तो विक्टोरियन एज का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 28 जून 1837 टू 22 जनवरी 1901 इज द टाइम जिसको हम विक्टोरियन एज से काउंट करते हैं। विक्टोरियन एज क्यों पड़ा इस टाइम ड्यूरेशन में? बिकॉज एट दैट टाइम क्वीन विक्टोरिया वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड वॉट एवर डेवलपमेंट हैपेंड इन इंग्लैंड एट दैट टाइम, दैट इज वेरी यूनिक थिंग्स हैपेंड एट द टाइम ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। चाहे आप डेवलपमेंट की बात कर लो, प्रोग्रेस की बात कर लो, साइंटिफिक प्रोग्रेस, या आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो, सोशल वेलफेयर की बात करो, या तो आप लिटरेरी जो एक तरीके का आपका वर्क्स लिखे गए हैं लिटरेचर में, तो वो सभी क्या है कि क्वीन विक्टोरिया के नेम के बिहाफ से जाने जाते हैं। उस टाइम ड्यूरेशन में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, तो क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं क्वीन विक्टोरिया को जाता है। इसीलिए जो भी वर्क लिखा गया है बाय द राइटर्स, पोएट्स, नॉवेलिस्ट ऑफ दैट एरा टाइम, उसको हम क्वीन विक्टोरियन के नेम से जानेंगे और क्वीन विक्टोरिया एज जिसको रिगार्ड किया जाता है। तो एक लॉन्ग पीरियड था क्वीन विक्टोरिया का बाय द रूल क्वीन, जिसमें जो डेवलपमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल्सो लिटरेरी डेवलपमेंट हैड हैपेंड। नॉवेल केम इनटू प्रोमिनेंस एट द डोमिनेंट जॉनर। क्या बात है, लिटरेचर की अगर बात करते हैं तो लिटरेचर का क्या था, लिटरेचर में नॉवेल जो जॉनर था वो एक डोमिनेंट प्लेस इसने एक्वायर किया इस टाइम ड्यूरेशन में, जब क्वीन विक्टोरिया यहाँ पे उनका रूलिंग टाइम चल रहा था और विक्टोरियन एरा में जो लिटरेचर लिखे जा रहे थे, तो नॉवेल वाज द इम्पोर्टेंट जॉनर, डोमिनेंट जॉनर ऑफ दैट टाइम। विलियम मैकपिस थैकरे, चार्ल्स डिकेंस, ब्रॉन्टे सिस्टर, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी are the major important authors, writers, novelists of this era, Victorian era। तो ये सभी जितने हैं नॉवेलिस्ट हैं इस टाइम ड्यूरेशन के। तो सबसे पहले हम नॉवेलिस्ट से ही डिस्कस करेंगे। चार्ल्स डिकेंस, वन ऑफ द प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट ऑफ दिस टाइम, 1812 टू 1870 का इनका टाइम ड्यूरेशन था। बेस्ट नोन फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं वर्ल्ड में या लिटरेचर की फील्ड में। अगर हम बात करते हैं तो चार्ल्स डिकेंस के जो कैरेक्टर्स हैं, फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, वो वेल नोन कैरेक्टर्स हैं, लाइक द कैरेक्टर्स ऑफ द शेक्सपियर फ्रॉम हिज ड्रामाज। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट हमने बात ही कर ली, तो इनके कुछ वर्क हैं। प्रोमेथेउस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब इज नोन एज द पिकविक पेपर, वाज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट एंड पर्सनल फेवरेट नॉवेल, ये है इनका। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करते हैं। ओलिवर ट्विस्ट, क्रिसमस कैरोल, डॉम्बी एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरेट, टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है एमपीटेट ग्रेड 1 के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके नॉवेल्स हैं जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा हुआ है। अपने वेल नोन कैरेक्टर्स के लिए फेमस है ये, फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए। आगे जिस इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज थॉमस हार्डी। 1840 टू 1928 इज द टाइम ड्यूरेशन, लेटर डिकेड ऑफ द विक्टोरियन एज, ये इन्होंने वर्क लिखा हुआ है और ये मॉडर्न एज से भी काउंट करते हैं, मॉडर्न एरा के भी काउंट है, लेकिन कुछ वर्क इनके जो है वो विक्टोरियन एज में भी लिखे गए हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ जॉर्ज एलियट, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बोथ हिज नॉवेल्स एंड हिज पोएट्री बाय रोमांटिसिज्म। इनके वर्क्स की बात करते हैं, वेसेक्स नॉवेल्स के लिए फेमस है ये। वेसेक्स जो इनका सेटिंग है, इस पे बेस्ड ऑन इनके नॉवेल्स लिखा है थॉमस हार्डी ने। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, Far from the Madding Crowd, Mayor of Casterbridge, Tales of Dearborn Village, and Woodlanders, Sand and Jude the Obscure are the important novels written by Thomas Hardy. Next one we have जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट की बात करते हैं, 1819 से 1880 का टाइम ड्यूरेशन था जॉर्ज एलियट का। जॉर्ज एलियट ये इनका पेन नेम था, क्योंकि
मेल का डोमिनेंस जो था विक्टोरियन एज में ज़्यादा था, या लिटरेरी फील्ड में आप कह लो, तो इन्होंने अपना पेन नेम, जो ये लेडी राइटर थी मैरी एन इवांस, बट इन्होंने अपना पेन नेम ऐसे रखा जिसको हम जॉर्ज इलियट, जो कि एक लगे कि ये कोई मेल है जिसने, मैरी एन इवांस, इन्होंने, इनका ये रियल नेम था, बट जॉर्ज इलियट के नेम से ये अपने नॉवेल्स को लिखा करती थी। जॉर्ज इलियट, आप फर्स्ट टाइम इस नेम से एक तरीके से फेमिलियर होगे या गो थ्रू करोगे तो ये आपको लगेगा किसी मेल ने नॉवेल लिखा हुआ है, बट शी वाज फीमेल नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज, was one of the leading writers of the Victorian era, and she is author of 7 novels. क्या है? एडम बीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, द मील्स ऑफ द फ्लॉस, सेलेस मैनर, रोमोला, फेलिक्स हॉल्ट, रेडिकल, मिडिल मार्च, and Daniel Deronda are the important novels which are most famous for their realism and psychological insights. Psychological novel लिखा है इन्होंने, psychological जो एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में नॉवेल लिखा है, दैट इज वेरी पॉपुलर एट द टाइम। आगे अगर हम बात करते हैं मैरी, यहाँ पे विलियम मैकपीस थैकरे की बात करते हैं। 1811 से 1864 का टाइम, 3 का टाइम ड्यूरेशन था। मैकपीस थैकरे वाज चार्ल्स डिकेंस ग्रेट राइवल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वीन विक्टोरिया रेन। तो दो नॉवेलिस्ट एक दूसरे के राइवल थे इस टाइम ड्यूरेशन में क्वीन विक्टोरिया में, और वो थे चार्ल्स डिकेंस एंड मैकपीस थैकरे। ही इज नोन फॉर हिज सैटारिकल वर्क, आप सभी जानते हो, वैनिटी फेयर के लिए जाने जाते हैं, वैनिटी फेयर, इसका जो सब टाइटल है नॉवेल विदाउट अ हीरो। अमंग हिज फेमस वर्क्स आर हिज नॉवेल्स पेंडेनेस, कैथरीन, द लक ऑफ बैरी लैंडोन एंड द एडवेंचर्स ऑफ फिलिप। ये इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम तो दैट इज वैनिटी फेयर, जिसके बारे में आपके सिलेबस में भी इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एज ए ड्रामा ये पूछा गया है। आपके सिलेबस में स्पेसिफिक ड्रामा है जो कि सिलेबस में आपके इंक्लूडेड है, तो उससे एमसीक्यूज भी है, उस पर हमने वीडियो भी बना रखी है, उसको भी आप वॉच आउट कर लीजिएगा उसी सेक्शन में जाकर के, प्लेलिस्ट के सेक्शन में एमपी टेट ग्रेड 1 के। आगे जिस नॉवेलिस्ट के बारे में बात करेंगे वो है क्या है, इस एरा में जानी जाती हैं ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नेम्स में। ब्रॉन्टे सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स का ये एक बात करते हैं। 3 सिस्टर्स ने जो नॉवेल्स लिखा है, 3 रियल सिस्टर्स थी और ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। शैलेट ब्रॉन्टे पहली हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपको दिया है 1816 से 1855, एमिली ब्रॉन्टे 1818 से 1848 एंड एन ब्रॉन्टे दैट वाज फ्रॉम 1820 टू 1849। पब्लिश सिग्निफिकेंट वर्क इन द ईरा 1840s में इन्होंने लिखा है अपने वर्क्स के। शैलेट ब्रॉन्टे की अगर बात करते हैं तो जेन एयर इज द इम्पॉर्टेंट वर्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल नॉवेल है जेन एयर शैलेट ब्रॉन्टे का। एमिली ब्रॉन्टे की वुदरिंग हाइट्स है, एन का द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल एंड द अदर वर्क इनके जो हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके ब्रॉन्टे सिस्टर एज अ फेमस नॉवेलिस्ट हैं इस टाइम ड्यूरेशन की, जो 3 सिस्टर्स का ग्रुप था, और इन्होंने कुछ कुछ नॉवेल्स लिखे जैसे जेन एयर है, वुदरिंग हाइट्स हैं, ये 2 बहुत ही फेमस नॉवेल हैं जो शैलेट और एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा हुआ है। बाकी एन ब्रॉन्टे का जो नॉवेल है दैट इज टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज। 1809 to 1892 is the time duration of Alfred Lord Tennyson. Tennyson stood at the summit of poetry in England, क्योंकि टेनिसन ने जो पोइट्री लिखी है अपने एज एरा को इन्होंने रिप्रेजेंट करा हुआ है अपनी पोइट्री में, क्योंकि देखिए उस टाइम की जो सिचुएशंस हुआ करती थी या किस तरीके से सोसाइटी चल रही होती है, क्या उसका ट्रेडिशन है, क्या मैनर्स वो फॉलो कर रही होती है, अगर उस चीज को राइटिंग में उतारा जाता है, बोला जाता है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, समाज का दर्पण होता है जो साहित्य होता है। तो इसीलिए जो भी चीजें चल रही होती हैं, जो भी घटनाएं हुई रहती हैं या जो भी वहां पे सिस्टम चल रहा होता है उसको अपने वर्क में उतारना, और जो बहुत ही ब्रिलियंटली ये काम करता है, जो बिल्कुल उसी तरीके से रियलिस्टिक वे में उसको अप्रोच के साथ में उसको अपने एक तरीके से इमिटेट करता है या एक तरीके से उसको बिल्कुल कॉपी करके उसको अपने वर्क में रखता है, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पोएट बोलते हैं। और नियरली हाफ ऑफ द सेंचुरी ही वाज नॉट ओनली अ मैन बट अ पोएट एंड बट आल्सो वॉइस ऑफ पीपल, expressing his doubt and faith, grief and triumph in his work. His works, उनके poems की बात करते हैं, The Princess, The Queen Mary, ये है The May Queen and Crossing the Bar are the important
poems we have of Alfred Lord Tennyson. Enoch Arden, Idols of the King, In Memoriam सबसे important है, यहाँ पे mention नहीं है. In Memoriam, The Lady of Shalott, Ulysses, The Princess की बात कर ली, The Lotus Eater, ये कुछ important poems हैं जो कि लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर पोएट की बात करते हैं. रॉबर्ट ब्राउनिंग वी हैव 1812 to 1889 is the time duration. He was the lover of music. He was the man who write dramatic monologue, इन्होंने लिखा है. He was an undying optimistic poet. Undying optimistic poet मतलब उनको हर चीज में एक आशावादी कवि, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेन, इस एरा की बात करते हैं विक्टोरियन एज में. आप अर्नोल्ड को देखोगे तो अर्नोल्ड एक मैथ्यू अर्नोल्ड एक पेसिमिस्टिक राइटर हैं, पेसिमिस्टिक पोएट हैं और एक डिसअपॉइंटिंग पोएट हैं इस एरा के. बट अप्रोच के साथ में उन्होंने पोइट्री लिखी हुई है, जो भी उन्होंने डिसअपॉइंटिंग अप्रोच, सैड मूड में, मिलॉन्कलिक मूड में पोइट्री लिखी है, पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ में लिखा है. बट रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर आप बात करेंगे तो उनकी पोइट्री में आपको एक होप, एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है, एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है. और ये उन्होंने अपने राइटिंग के थ्रू, अपने कॉम्पोजिशंस के थ्रू ये अप्रोच फॉलो किया हुआ है, अप्रोच के साथ में अपने वर्क्स को लिखा हुआ है. तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क की बात करेंगे तो माई लास्ट डचेस, अ डेथ टू द डेजर्ट मैन वेमेन, द लास्ट राइड टुगेदर, एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. इसके साथ साथ अदर वर्क्स भी इन्होंने लिखे हुए हैं. क्रिसमस ईव है, ईस्टर डे है, क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे, ड्रामेटिक पर्सन है. फ्रा लिपोलिपि, ये इंपॉर्टेंट वर्क है. मैन एंड वीमेन हमने बात कर ही ली है. एंड पिपा पासेस, रैबी बेन एजरा, ये इंपॉर्टेंट वर्क है. रैबी बेन एजरा, PZRA. सॉर्डिलियो, द रिंग एंड द बुक, ये इंपॉर्टेंट वर्क है. We have Matthew Arnold. Matthew Arnold, the poet and critic of the time, and he was known for his Rugby Chapel, Thyrsis, Scholar Gypsy, Dower Beach, Sohrab and Rustam, and Shakespeare a Sonnet. ये important इनके मैथ्यू अर्नोल्ड के ये वर्क हैं, पोइट्री है, कॉम्पोजिशंस हैं जो कि उन्होंने लिखा हुआ है. जैसे आप रग्बी चैपल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. थारेसिस इनका इंपॉर्टेंट एक लिरिक एलेजी पोएम है, लाइक लीसीडास. थारेसिस, स्कॉलर जिप्सी, डॉबर बीच, एक पेसिमिस्टिक डिसअपॉइंटिंग अप्रोच के साथ में ये पोएम लिखी हुई है. सोहराब रुस्तम, वी हैव एन एक्स शेक्सपियर अ सोनेट. दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द राइटर्स एंड पोएट्स ऑफ द विक्टोरियन एज. नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में बात करेंगे इस एरा विक्टोरियन एज से रिलेटेड. विक्टोरियन एज स्टार्टेड विद द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टू द थ्रोन इन. ये क्वेश्चन है. ऑब्वियसली क्वीन विक्टोरिया के नेम के बिहाफ पे विक्टोरियन एरा पड़ा है. इंग्लिश लिटरेचर का जो वो टाइम ड्यूरेशन था, इंग्लिश लिटरेचर किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से उसपे उसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, कौन कौन से जॉनर पॉपुलर हुए हैं उस टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन थी और उसी वजह से इस एरा का नाम हम विक्टोरियन एज जानते हैं. तो आपको बताना है कि किस ईयर में वो एसेस हुई हैं थ्रोन पे इंग्लैंड के, एंड जिससे विक्टोरियन एरा का स्टार्टिंग हुआ है. एंड द आंसर इज ऑब्वियसली वी हैव द ऑप्शन बी. 1837 इज द आंसर. 222 क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि अभी तक के 221 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें डिफरेंट एज से रिलेटेड ओल्ड इंग्लिश एज से लेकर के रोमांटिक एज तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. तो 200 क्वेश्चंस हो चुके हैं उसमें से. अब आगे हमारा है ये विक्टोरियन एज. आगे बात करते हैं 223 क्वेश्चन. विक्टोरियन एज इज ऑल्सो नोन एज. आपको बताना है कि नोन एज का मतलब कि अगर हम विक्टोरियन एज को यहाँ पे पढ़ रहे हैं एज अ नेम ऑन द बिहाफ ऑफ द क्वीन विक्टोरिया कि विक्टोरियन एज है, लेकिन इसको किस अदर नेम से भी जाना जाता है. एज ऑफ साइंस, एज ऑफ डाउट एंड फेथ, मशीन एज, या ऑल ऑफ दीज. तो आंसर वी हैव द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. किस लिए बोला जाता है कि एज ऑफ साइंस भी बोला जाता है, एज ऑफ डाउट एंड फेथ भी बोला जाता है, मशीन एज भी बोला जाता है. इसको मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. एज ऑफ साइंस आप सभी जानते हो कि विक्टोरियन एज वो टाइम था जब साइंस प्रोग्रेस हुआ है, साइंस का विकास हुआ है इस एरा में. और विक्टोरियन एज ऐसा टाइम था जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च हुए हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस. और एज ऑफ डाउट एंड फेथ इसलिए है क्योंकि अभी तक लोग यकीन करते थे, जो एक रिलीजन में जो यकीन था कि रिलीजियस
चीजें जो है, जो पोप बताते हैं या जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, चर्च में जो हमने सीखा है, जो प्रीचिंग्स है, उससे के थ्रू हमारे जो हम जानते हैं रिलीजन के बारे में वो है। बट बिकॉज ऑफ साइंस देयर इज अ काइंड ऑफ डाउट एंड फेथ थिंग्स हैपन इन द टाइम ऑफ द विक्टोरियन एज एंड ऑल्सो मशीन एज की बात करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इस टाइम पे अपलिफ्टमेंट पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्रेस इस टाइम पे हुआ है, और मशीन एज इस वजह से भी इसको जानते हैं। एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। 223 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला है नंबर 24, 224, Which literary genre was dominate during Victorian age? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब पता होना चाहिए कि किस एज में कौन सा इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म जो था वो डोमिनेट हुआ है या प्रोग्रेस हुआ है या एक तरीके से कहते हैं ब्लूम किया है। तो यहाँ पे विक्टोरियन एज की बात हो रही है। नॉवेल, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा में से किस जॉनर का, किस लिटरेरी जो जॉनर है, कौन सी ऐसी लिटरेचर की शाखा है जिसका ज्यादा विकास हुआ है, जो डोमिनेट किया है इवन ऑल ओवर ऑल अदर लिटरेरी जॉनर? तो वो है हमारा ऑप्शन ए, नॉवल। ओके, नॉवल इज इंपॉर्टेंट एंड द आंसर इज नॉवल। नॉवल है विक्टोरियन एज में, आप देखोगे नॉवेल का अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। नॉवेल ऐसा जॉनर था जो डोमिनेट किया है इस एरा में। चाहे आप किसी भी फीमेल राइटर्स को देख लो, फीमेल नॉवेलिस्ट को देख लो आप, वी हैव ब्रॉन्टे सिस्टर्स लाइक, जैसे मैंने बताया, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट वी हैव ऑफ दिस एरा, एंड ब्रॉन्टे सिस्टर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर रोमांटिक एज की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो डोमिनेटिंग जॉनर था, लिटरेरी जॉनर था, दैट वाज पोएट्री। 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो उस टाइम की बात करें तो वहां पे जो डोमिनेटिंग जॉनर था दैट वाज प्रोज, एंड बिफोर दैट ड्रामा एलिजाबेथन एरा का इंपॉर्टेंट जॉनर था। उसके पहले पोइट्री इंपॉर्टेंट जॉनर थी ओल्ड इंग्लिश एज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जॉनर्स हैं जो कि अलग अलग एरा में डोमिनेट किया हुआ है ओवर all over other literary genres of the literature. Moving on to the next question, number 225 question we have here. Great exhibition held in the year 1845, 1848, 1851, 1854। तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। ग्रेट एग्जीबिशन के बारे में बात हो रही है जो कि विक्टोरियन एज में हुआ है, एंड द आंसर वी हैव हियर ऑप्शन सी, ये है हमारा 1851 में ये हेल्ड हुआ है ग्रेट एग्जीबिशन। जो है कि इसमें जो है ग्रेट एग्जीबिशन जो रिलेट करता है वो वर्क्स ऑफ इंडस्ट्री से रिलेट करता है, ऑल नेशन से रिलेटेड करता है। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और डिजाइन है उसको सेलिब्रेट करते हुए ये ग्रेट एग्जीबिशन हुआ था 1851 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 226 है, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट वॉज पास्ड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1830, 1832, 1834, 1837 किस ईयर में ये पास हुआ था, बिल जो था, एक्ट जो था, एंड दैट वाज इन द ईयर 1832। ऑप्शन बी इज द आंसर। ये क्या है, एक तरीके से ग्रेट रिफॉर्म एक्ट इसको बोलते हैं, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट बोलते हैं। अगर ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी आता है तो आप फर्स्ट को ही समझोगे, ग्रेट रिफॉर्म एक्ट। ये किससे रिलेटेड था, इलेक्टोरल सिस्टम, जिस वोट देने का जो सिस्टम था उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे आप समझ जाना, इलेक्टोरल जो सिस्टम है ऑफ इंग्लैंड उसमें रिफॉर्म से रिलेटेड है, रिफॉर्म इन इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से रिलेट करता है। 1832 में ये एक्ट पास हुआ था और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है विक्टोरियन एज का, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे ये एक्ट पास हुआ था जिसमें चेंजेस हुए हैं। जो एक वोट देने का सिस्टम था इस इंग्लैंड में, इसमें एक तरीके का चेंज, एक तरीके का ह्यूज चेंज आया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन, जिसको हम ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं, इन 1832। नेक्स्ट है, व्हेन वाज सेकंड रिफॉर्म एक्ट पास्ड। सेकेंड रिफॉर्म एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पास हुआ है, ऑप्शंस वी हैव हियर, तो 1867 में पास हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ब्रिटिश
पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्ट पास होते थे, जिसमें आप अगर बात कर लो कि सेकेंड रिफॉर्म एक्ट किससे रिलेटेड, जैसे फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आप इलेक्टोरल सिस्टम से रिलेटेड है जिसमें रिफॉर्म हुआ है। सेकेंड रिफॉर्म एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे था कि इंग्लैंड और वेल्स में शहरी पुरुष जो थे, श्रमिक जो थे, लेबरर्स जो थे, उनको मताधिकार प्रदान किया गया, उनके हिस्से को, जो वहाँ पे वेल्स में जो लोग रहते थे, इससे पहले जो लेबरर्स थे, इवन अर्बन जो मेल श्रमिक थे, मेल लेबरर्स थे, उनको उनको वोटिंग का जो राइट है वो नहीं था, बट इस रिफॉर्म में उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं। अगला है 228 डिकेंस अर्लीस्ट वर्क स्केचेस ऑफ बोज वाज रिटन इन, किस ईयर में स्केचेस ऑफ बोज लिखा गया है? आपको उसका आंसर दे देना है 1824 एंड 1828, 1830 या 1832, एंड वी हैव द आंसर इज हियर, दैट इज ऑप्शन डी। और इसकी अगर बात करते हैं तो ये लिखा कब गया है ये पूछा है, तो 1832 इज द आंसर। अगर हम बात करते हैं पब्लिश कब हुआ है, पब्लिश हुआ है ये पीरियोडिकल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं, एंड पब्लिश हुआ है 1833 से लेकर के 1836 तक। ओके, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वी हैव 229 विक्टोरियन पीरियड इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। विक्टोरियन पीरियड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट वन वी हैव अर्ली विक्टोरियंस एंड लेटर विक्टोरियंस के नेम से जाना जाता है। अर्ली विक्टोरियन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 1832 टू विच पीरियड, मीन्स यहाँ बताना है जो अर्ली पीरियड जो था विक्टोरियन एज का वो कब से कब तक चला है, 1868, 1870, 1871 या 1875, एंड आंसर वी हैव ऑप्शन बी 1870। ओके, 18 यहाँ पे 1832 टू 1870, दिस इज द टाइम ऑफ द अर्ली विक्टोरियंस। ओके, अर्ली विक्टोरियन पीरियड। नेक्स्ट वन वी हैव later Victorian period start from 1870 and ends in with the death of the Queen Elizabeth, and that was happened in the year 1901. We have the answer, that is option C, 1901, 1872, 1901 is the later part of the Victorian age. अगले क्वेश्चन को देखते हैं 232 कार्लाइल सॉर्टर रिसॉर्टर वर पब्लिश्ड इन द ईयर। इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस कार्लाइल का, आपको बताना है कि किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है, 1826, 1829 एंड 1830 या है आपका 1832। किस ईयर में पब्लिकेशन ईयर की बात हो रही है, पब्लिकेशन आपको पूछना है, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, जहां पे हमारा 1834 होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे, 1834 इज द आंसर। अगस्त 1834 में ये पब्लिश हुआ है, जो कि सीरियल के फॉर्म में ये पब्लिश हुआ था। सॉर्टर रिसॉर्टर बुक है, 3 बुक्स का कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन 234 हु स्टार्टेड साइकोलॉजिकल नॉवेल इन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में साइकोलॉजिकल नॉवेल लिखना किसने स्टार्ट किया था, जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टिन, मैरी एजवर्थ या एंटोनी ट्रोलोप। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज एलियट, जिनको हम मैरी एन इवांस के नेम से भी जानते हैं। इनका रियल नेम मैरी एन इवांस था, बट जॉर्ज एलियट सोचेड कि एक डोमिनेटिंग जो मेल का डोमिनेशन था लिटरेचर में, उसको पूरा करने के लिए या उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है उस तरीके के लिटरेचर को, इस वजह से इन्होंने अपना नेम जॉर्ज एलियट रखा। जॉर्ज एलियट से आप समझोगे कि किसी मेल राइटर ने, मेल नॉवेलिस्ट हैं, बट शी वॉज विमेन एंड मैरी एन इवांस वॉज हर रियल नेम। तो ऑप्शन ए, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स की बात करते हैं तो जॉर्ज एलियट इज द आंसर। नंबर 235 वी हैव एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स जॉइंटली पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। आपको बताना है कि कौन सा है कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसको टेनिसन और उनके ब्रदर ने, एल्डर ब्रदर ने, चार्ल्स ने पब्लिश करा है। ये जॉइंटली कोलैबोरेशन वर्क था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, एंड ऑप्शन वी हैव पोएम्स बाय टू ब्रदर। पोएम्स बाय टू ब्रदर मीन्स 2 भाइयों के द्वारा लिखी गई जो पोएम है वो नेम था इसका, पोएम्स
और जिसपे इम्पोर्टेंट अगर वर्क की बात करते हैं तो इसमें क्रॉसिंग द बार एंड मेचर एंड अदर पोएम्स, एनॉक आर्डन, ये कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं जो कि टेनिसन और उनके भाई ने कोलैबोरेटली इसको लिखा है। पब्लिश किस ईयर में हुआ है? 1827। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज रिटन बाय। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, थॉमस कार्लाइल, एल्फ्रेड द ग्रेट, या नन ऑफ दीज? आंसर वी हैव द हियर ऑप्शन ए, जॉन स्टुअर्ट मिल। पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, पॉलिटिकल एक थिंकर थे जॉन स्टुअर्ट मिल, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ये लिखी है। 237 we have the answer question. The novel Desperate Remedies is written by. Desperate Remedies जॉर्ज इलियट की नॉवेल है, या है आपका थॉमस कार्लाइल की, चार्ल्स डिकेंस, और वी हैव थॉमस हार्डी। तो ऑप्शन में जो आंसर है वो ऑप्शन डी आंसर है, थॉमस हार्डी की ये नॉवेल है डेस्परेट रेमेडीज। और इसको अगर बात करते हैं तो पब्लिश कब हुई है? पब्लिश इन द ईयर 1871। दिस इज पब्लिश इन द ईयर 1871। दिस इज अ फिक्शन नॉवेल है जो कि, और ये सेकेंड नॉवेल है थॉमस हार्डी का। 238 is the answer. Question we have, laissez-faire means फ्री ह्यूमन बीइंग, फ्रीली मूविंग, या फ्री ट्रेड, या गिविंग आर्म्स? तो आपको इसका आंसर बताना है। और ये जो थियरी थी ये बहुत ही ज्यादा फेमस थी। अगर आप बात करते हो टाइम ड्यूरेशन ऑफ द विक्टोरियन एरा, तो लेसेस फेयर इसका नेम था। अगर इससे रिलेटेड बात करते हैं तो ये है आंसर हमारा, क्या है? ऑप्शन सी, फ्री ट्रेड से रिलेटेड है, करता है। क्योंकि जो एक तरीके का गवर्नमेंट का जो कंट्रोल हुआ करता था जो व्यापार पे, या जो बिजनेसेस होते थे, जो स्पेशली जो प्राइवेट बिजनेसेस होते थे, उनका जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का, उससे छुटकारा मिला उनको। जो थी ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से इस थियरी के थ्रू, या जो ये जिसको हम बोलते हैं अहस्तक्षेप की नीति, लेजिस फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप की नीति। 239 वी हैव ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज अ ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, ट्रैक्टेरियनिज्म, या ट्रेजिडियन, या आपका है बोथ ए बी सी ए बी? तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, डी आंसर होगा, बोथ ए बी। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट था और ट्रैक्टेरियनिज्म से रिलेटेड था। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो कि एक तरीके से रिफॉर्म चाहता था रिलीजन में, जो कैथोलिक चर्च है उस पर रिफॉर्म चाहता था। और इम्पोर्टेंट अगर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर की बात करते हैं, जॉन हेनरी न्यूमैन थे, जॉन केबल, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जो कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 242 ब्रदर्स अ पोएम बाय अल्फ्रेड टेनिसन अपीयर्ड इन द ईयर? ऑप्शन ए इज द आंसर, 1827, जिसमें टेनिसन और उनके ब्रदर ने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स को कोलैबोरेटली कंपोज किया था, और उसका नेम दिया था, टाइटल दिया था टू ब्रदर्स पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। तो ये था टाइटल उसका, और ये अपीयर किस ईयर हुआ है या पब्लिश किस ईयर हुआ है? 1827 में। 241 एल्फ्रेड टेनिसन्स पोएम ब्रॉट हिम अ मेडल। टू ब्रदर्स टिम्बक्टू, चीफली लिरिकल, या इजाबेल एंड मेबेलाइन? तो आंसर है टिम्बक्टू वाज द पोएम जिसने मेडल ब्रॉट किया, मींस बिकॉज ऑफ दैट पोएम ही गॉट मेडल, एंड ये था ऑप्शन बी आंसर, टिम्बक्टू। नेक्स्ट नंबर 242, आर्थर हेलम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ टेनिसन डाइड इन द ईयर? किस ईयर में इनकी डेथ हुई थी जब इन्होंने इन मेमोरियम लिखी उनकी मेमोरी में? तो वो था ईयर 1833 का, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, then 243 is we have the question, led to the pre-Raphaelite movement? टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नल, या डीजी रॉस्टी ने लेड किया, मीन्स उसको लीड किया प्री राफेलाइट मूवमेंट को? तो वो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डीजी रॉस्टी ने। क्रिस्टीना रॉस्टी, डीजी रॉस्टी, ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे प्री राफेलाइट मूवमेंट के, जो कि रैफल से रिलेटेड इनका मूवमेंट को नेम दिया, जो कि मेडिवलिज्म लिटरेचर और एक तरीके से
पोइट्री को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना चाहते थे, पोइट्री को मेडिवल कॉन्सेप्ट पे प्रेजेंट करना चाहते थे, या जो उनका लिटरेचर लिखने का तरीका था। और डीजी रॉस्टी वाज द लीडिंग मेंबर ऑफ द प्री लेफ्टलाइट मूवमेंट। नेक्स्ट नंबर 244 वी हैव द वाज एन आर्टिस्ट एंड डिजाइनर जॉन रस्किन, विलियम मॉरिस या चार्ल्स डिकन, एसी स्विनबर्न, जो कि आर्टिस्ट और डिजाइनर दोनों थे। ऑप्शन सी, यहाँ पे हम बी को करेक्ट करेंगे, विलियम मॉरिस को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी वी हैव द आंसर। 245 the great writers of the early Victorian age were Tennyson, Browning, Matthew Arnold, या Carlyle, Ruskin, Dickens and Thackeray, या both A and B, none of these। तो आंसर को C को करेंगे टिक। both A and B means Tennyson, Browning, Matthew Arnold, Carlyle, Ruskin, Dickens, Thackeray, ये सब इंपॉर्टेंट जो अर्ली विक्टोरियन एज के पोएट्स राइटर्स थे। और इसके बाद की अगर बात करते हैं तो लेटर विक्टोरियन एरा के जो राइटर्स थे, तो we have Elizabeth Barrett Browning, William Blake, and also Charlotte Bronte, Emily Bronte, and Lord Byron, Lewis Carroll। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो राइटर्स थे वो लेटर विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 246, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, why all men strive and who succeeds। These are the famous lines from a bishop order his tomb, the last ride together, prospect या soliloquy of the Spanish cloister। तो ऑप्शन बी द लास्ट राइड टुगेदर की है, जो कि ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए लिखी है। द लास्ट राइड टुगेदर इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है इस पोएम की। और लिखा किसने है, यहाँ पे मैं पोएट का नेम लिख दे रही हूँ, ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन है 247, आई वॉज एवर अ फाइटर so one fight more, the best and the last। In which poem do we have find these lines? Bishop orders his tomb, last ride together, prospice या soliloquy of the Spanish cloister। Option C is the answer, prospice we have the line, और ये है ब्राउनिंग की ही लाइन, रॉबर्ट ब्राउनिंग is the poet। 248 we have the question, who wrote this? A cynic is a man who knows the price of everything and the value of nothing। Bernard Shaw, Bernard Russell, Oscar Wilde, Thomas Carlyle। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा अ cynic is a man who knows the price of everything and value nothing, मीन्स जिसको प्राइस तो सबका पता है, मूल्य तो सबका पता है कि हाउ प्रेशियस दिस थिंग इज और दैट थिंग इज, बट दैट पर्सन वैल्यू नथिंग, दैट इज कॉल्ड अ cynic पर्सन। एंड ये लाइंस जो बोली है, लिखा जिसने है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, पॉलिटिकल जो एक थिंकर थे, उन्होंने ये लिखा है विक्टोरियन एज में। 249 वी हैव द क्वेश्चन, व्हाट आर द टू कलर्स सिंबॉलिकली एम्प्लॉयड थ्रू आउट द नॉवेल टेस्ट ऑफ द अर्बर विलेज। टेस्ट ऑफ द अर्बर विलेज की नॉवेल की बात करते हैं, दैट इज द नॉवेल ऑफ द थॉमस हार्डी। आपको टू कलर्स का मेंशन करना है कि जो सिंबॉलिकली इसमें एम्प्लॉय किया गया है इस नॉवेल में, ब्लैक एंड रेड, व्हाइट एंड रेड, ग्रीन एंड रेड, एंड व्हाइट एंड ग्रीन। तो ऑप्शन है यहाँ पे white and red, option B is the answer। 250, what is the subtitle of Thomas Hardy's Test of the Urban Village। तो आप सभी इसको जानते हो, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अ प्योर वुमन। अ प्योर वुमन, टेस की बात हो रही है, टेस वाज द लीडिंग हीरोइन ऑफ दिस नॉवेल एंड मोस्टली वेसेक्स नॉवेल्स लिखा करते थे। वेसेक्स जो सेटिंग है उस पर बेस्ड ऑन है, उनके कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज, उनका जो एक तरीके का रहन सहन था, उस पर बेस्ड ऑन नॉवेल्स को लिखा है थॉमस हार्डी ने। और टेस्ट ऑफ द अर्बर विलेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सुपर नॉवेल वी हैव ऑफ हार्डी, एंड जिसमें एक प्योर वुमेन की बात हो रही है जिसका नेम टेस है। 251, मैगिल टूलिवर इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन। ऑप्शन सी वी हैव मिल ऑफ द फ्लॉस, मिल ऑन द फ्लॉस इज द आंसर। अगर मिल ऑन द फ्लॉस की बात करते हैं तो इसके राइटर का नेम बताइए आप सभी। मैगिल टूलिवर जो है सेंट्रल कैरेक्टर है इस नॉवेल के, और दैट इज द नॉवेल बाय जॉर्ज इलियट। किसका है ये? जॉर्ज इलियट का नॉवेल है। किस ईयर पब्लिश हुआ है? 1860 में। ओके, 1860, in the year 1860 it was published। पे हमने आज विक्टोरियन एज से रिलेटेड बात की।